ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਿਵਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਐਸਪੀਐਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਬਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨਾਏ ਗਏ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਾਏ ਗਏ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਬਤਰਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੋਫੀਨੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਬਤਰਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। किस बंदे के डिश में है? हाँ, मैं डॉक्टर ममता बत्रा हूँ, यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी। पिछले 2008 से मैं इस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो हर साल हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। इसी सिलसिले में हमने इस परंपरा को आज भी जारी रखा और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया।
इस बार का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो थीम था, मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। मतलब मेंटल हेल्थ को हमें एक प्रायोरिटी देनी है, हमें इसलिए निगलेक्ट नहीं करना, हमें इसके प्रति निरुत्तर नहीं होना। हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार सिटीजन हैं, तो हम जैसे हम अपनी शरीर की किसी भी बीमारी को तरजीह देते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसके लिए हम डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह से ही हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी हमें समान रूप से महत्व देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं बॉडी एंड माइंड गो टुगेदर, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन स्वस्थ होगा, और अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। क्योंकि एक स्वस्थ मन में ही शरीर को एक्टिव करने की एनर्जी पैदा होती है। हमारा ब्रेन भले ही साइज में छोटा है, लेकिन ये पूरे हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, पूरे शरीर को हमें एक्टिव रखता है। तो इसको हमें पूरी तरह से हमें जागरूक होना है कि इसको हेल्दी बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। इसी सिलसिले में हमने आज ये प्रोग्राम रखा था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज के एसपीएम डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ने रल मिलकर योगदान दिया। साथ ही हमारे जो डिपार्टमेंट में नर्सिंग कोर्सेज चल रहे हैं, वहाँ के भी बच्चों ने यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया। उन्होंने 2 स्किट प्ले किए, जिसमें एक स्किट डिप्रेशन पर थी, कि किस तरह से एक बच्चा जो स्कूल में कम परफॉर्म कर रहा है, उसको तरह तरह के उलाहने ताने मेड़े मिलते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करता, जिसके करके वो डिप्रेशन में आ जाता है। धीरे धीरे वो सोसाइटी से कटने लगता है और उदास रहने लगता है, जिसके लिए उसको एक मिसगाइड किया जाता है कि यहाँ बाबाओं का इलाज है, वहाँ जाओ। जब उसके माता पिता वहाँ जाते हैं तो कुछ महीनों के बाद ही उन्हें पता चलता है कि इसकी हालत बिगड़ ही गई, रादर इन बातों का इलाज नहीं है। फिर किसी ने उसको गाइड किया कि जाकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ, डॉक्टर्स वहाँ जाएं। वहाँ वो 2-3 महीने एडमिट हुआ, वहाँ डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट किया, ड्रग का ट्रीटमेंट किया, काउंसलिंग करी, और 2-3 महीनों के बाद वो काफ़ी स्वस्थ रहने लगा, जिसके आधार पर उसके माता पिता के अंदर जो गलतफहमियाँ थी वो गलतफहमियाँ दूर हो गई। नर्सिंग स्टूडेंट्स ने एक और स्किट प्रेजेंट करी, जिसमें कि उन्होंने शीजोफ्रेनिया नामक बीमारी से संबंधित जानकारी दी। इसमें एक माता पिता के साथ उनकी 2 लड़कियां थीं। एक लड़की को मोबाइल का एडिक्शन हो गया था, दूसरी लड़की फैशन की ओर ज़्यादा जा रही थी। तो जिस बच्ची को मोबाइल का ज़्यादा एडिक्शन था, धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण आने लगे जिसमें उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो चीज़ एक्सपीरियंस करने लगी जो सामने नहीं होती थी। उसके अंदर शक वहम काफ़ी डेवलप हो गए। इवन वो अपनी टीचर से मिसबिहेव करने लगी, उसके लिए शक करने लगी कि जैसे वो दूसरे लोग उसका कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। इस तरह से उसके व्यवहार में काफ़ी बदलाव आता गया, जिसको देखकर उसके माता पिता काफ़ी चिंतित रहने लगे। पहले स्किट की तरह ये लोग भी पहले बाबाओं के पास गए। बाबा लोगों से जब उसका इलाज नहीं हुआ तो अंततः वो फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास गए। वहाँ पर उसके एडमिशन के थ्रू ट्रीटमेंट दिया गया, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी गई, और उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो कुल मिला के ये कहने का है कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो ज़रूरी नहीं है ऑल ऑफ सडन हो। धीरे धीरे ज़रूर हमारी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेस या इवेंट हो जाती है जो हमारे मन पर दुष्प्रभाव डालती है। कई बार व्यक्ति उसको दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करता, अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है। घुटते चले जाने के कारण उसके जो मानसिक क्रियाएं वो बाधित होने लगती हैं, उदास रहने लगता है, उसके अंदर चाहे वहम आ सकते हैं, उसके अंदर काम करने के प्रति इंटरेस्ट कम होने लगता है, उसका या वर्क परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी डल हो जाता है, और वो समाज में अपना योगदान नहीं दे पाता। तो समाज में ये अवेयरनेस हमें ज़रूर लानी चाहिए कि मानसिक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों में ही अगर हम एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल के पास जाकर उनसे सलाह मशवरा करें, वो जैसा उचित होगा, दवाइयों के थ्रू, काउंसलिंग थ्रू, एडमिशन के थ्रू, जिस तरह का भी उपचार संभव होगा वो वहाँ उसको प्रदान करेंगे।
दूसरी ज़रूर ये बात मैं कहना चाहूँगी कि ये इलाज जब एक बार मानसिक बीमारी डेवलप हो जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है। गलतफ़हमियाँ हैं कि एक बार मानसिक दवाई ले ली तो हमेशा चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, ये लंबे समय तक ज़रूर दवाइयाँ चलती हैं। 6 महीने से 1 साल तक हम इसका इनिशियल ट्रीटमेंट मान सकते हैं। अगर वो ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक हुआ तो शायद इसको आगे भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें डॉक्टर्स को फॉलोअप विजिट देनी बहुत ज़रूरी है। कई बार मरीज़ अपने ही मर्ज़ी से उसी डोज को लेते जाते हैं जो उसका काम और भी ख़राब कर देते हैं। तो ये एक अवेयरनेस ज़रूरी है कि दवाइयों को एक डॉक्टर के, एक ट्रेंड डॉक्टर के सुपरविज़न में ही ली जाए। तीसरी गलतफ़हमी ये है कि एक मानसिक मरीज़ जो है उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कई बार जब मरीज़ थोड़ा सा ठीक हो जाता है, अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने के काबिल हो जाता है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियां जब संभालने के काबिल हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उसको हम मैरिज में भी बांध सकते हैं। लेकिन कुछ अवेयरनेस उसको भी दी जाती है कि छोटा सा भी अगर कोई भी लक्षण शुरुआती दौर में ही आता है तो उसको तुरंत डॉक्टर की सलाह से की जाए। इसी तरह से हमारे मनोविज्ञान में और मानसिक रोगों में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें एक ओसीडी है, जिसमें तरह तरह के विचार वहम आते हैं। वही बातें वो रिपीट करता जाता है, बार बार गंदगी का वहम आता है, सफाई का वहम आता है, लोड से ज़्यादा वो अपने हाथ धोता है, अपने कपड़ों को धोता है, लोगों को दूर रखता है, उनको टच नहीं करता है, किसी के आने जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। तो ये भी एक टाइप की मानसिक बीमारी ही है, जिसको कई घरों में लोग ये सोचते हैं कि चलो अच्छी ही बात है कि अगर वो सफाई रख रहा है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। इस तरह से एंग्जाइटी है, फोबिया है, बहुत सारी ऐसी और बीमारियां हैं जिसमें मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां हैं जो उचित परामर्श के द्वारा समय रहते हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जो हम समय समय पर कैंप भी लगते रहते हैं, समय समय पर हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते रहते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में सब तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, इनको एडमिशन के थ्रू प्रॉपर केयर वगैरह की जाती है। लेकिन उसमें हम मरीजों के साथ उसके एक अटेंडर को ज़रूर रखना चाहते हैं, सो दैट कि कोई भी इमरजेंसी आने पर उसका हम समय रहते समाधान कर सकें। हमारी ओपीडी में किस बीमारी वाले पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर? हमारे ओपीडी में मेनली जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को लेकर हैं वो डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर्स के लोग हैं जिसमें हाइपर हो जाते हैं लोग, शिजोफ्रेनिया है जो एक गंभीर मानसिक बीमारी है, ओसीडी से रिलेटेड मैंने जैसे बताया कि तरह तरह के वहम, बीमारी से संबंधित वहम करना। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट बनते हैं उनका आईक्यू असेसमेंट करने के लिए, और इसके अलावा जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, मैराइटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पति पत्नी के बीच में जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे संबंधित मरीज भी हमारे पास आते हैं। कुछ बच्चे जो स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनसे रिलेटेड काउंसलिंग के लिए भी बच्चे यहाँ रेफ़र भी किए जाते हैं और अपनी इच्छा से भी वो सलाह लेने के लिए यहाँ डेली बेस पर आते रहते हैं। डॉक्टर, इसके बचाव के लिए आपके डिपार्टमेंट, जैसे आपने 5-7 बीमारी मेन बताई है, इसके बचाव के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ड्रग ही ट्रीटमेंट है, जैसे शिजोफ्रेनिया है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारी मेडिसिन्स ही हैं। या जो डिप्रेशन और मेनिया वाले जो लोग हैं, जब इनकी सीवियरिटी लेवल काफ़ी हाई हो जाती है, वो अपने काबू में नहीं रहते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनका या तो एडमिशन हम कराते हैं या हम उनको ट्रीटमेंट के द्वारा करते हैं। ओसीडी और डिप्रेशन 2 रोग ऐसे हैं, एंग्जाइटी और फोबिया, ये रोग ऐसे हैं जहाँ पर ड्रग ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। काउंसलिंग के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से हम डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस को हैंडल करें। कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की विधियां सिखाई जाती हैं।
ओसीडी वाले लोगों को कि किस तरह से अपने इन वहमों को काबू में रखें, किस तरह से परिवार उनका सहयोग करे, क्योंकि कुछ रोगों में सिर्फ मरीज ही नहीं, उनका परिवार भी परेशान हो जाता है। तो हम परिवार को भी इंक्लूड करते हैं और उनको भी सलाह मशवरा देते हैं कि इन मानसिक मरीजों के साथ हम किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से उनके ट्रीटमेंट में सहयोग करें, सो दैट कि एक सोशल और मॉरल सपोर्ट, दवाइयों के साथ साथ जो हमें सोशल और मॉरल सपोर्ट चाहिए वो सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स ही दे सकते हैं। तो हमें उनका भी सहयोग अपेक्षित है।